हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग सूत्र। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और इसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन द फॉर्म ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और सब सेक्शंस डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल का, स्टेट लेवल का, और या फिर आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई बैंकिंग प्रमोशन का एग्जाम हो, जेआईबी सीआईबी एग्जाम हो। हर तरह के एग्जाम्स में ये जो आरबीआई एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासतौर में लॉ के पर्संस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले कोई भी एक्ट, कोई भी जानकारी आरबीआई की देने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आरबीआई की पता होनी चाहिए, जो कि क्या है। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, सभी को पता है, अप्रैल 1 1935 को। लेकिन जो एक्ट था, जिस एक्ट ने इसको पब्लिश कराया था, स्टैब्लिश कराया था, वो था आरबीआई एक्ट 1934। और इसी एक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई स्टैब्लिश्ड हुआ था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जॉन हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में बनाई गई थी, जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था। और इस कमीशन का एक और नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। और इसी से रिजर्व बैंक, एक सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री का आइडिया आया, जहां से आरबीआई को स्टैब्लिश करा गया। इनिशियली जो आरबीआई था, एक बेसिकली इट वाज ए शेयर होल्डर्स बैंक, जिसको टेक ओवर करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। जिस समय पे पेड अप कैपिटल जो था इस बैंक का, आरबीआई का, 5 करोड़। और आपको पता होगा कि आरबीआई से पहले एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो इंडिया का जो जितना भी सेंट्रल बैंक का फंक्शंस है उसको वो परफॉर्म करता था। लेकिन वहीं आगे जाके 1949 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में कन्वर्ट हो गया, और रिजर्व बैंक जो कि सेंट्रल बैंक है अपने भारत का, वो अलग से एस्टेब्लिश किया। एक्ट जो ये है आरबीआई एक्ट, इसको अमेंड करा गया था 1997 में, टू गिव प्रॉपर कवरेज टू एनबीएफसीज। एनबीएफसीज आपको बता दूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जो कि एक्चुअल बैंक नहीं होते हैं, बट वो कुछ फंक्शंस ऑफ बैंक परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्ट जो था, बेसिकली आरबीआई एक्ट, इनिशियली पूरी तरीके से कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, जितने भी बैंकिंग बिजनेस वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए बनाया गया था। लेकिन एनबीएफसी, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका कंसेप्ट भी बाद में आया। तो इसी वजह से 1997 में आरबीआई के एक्ट को अमेंड करना पड़ा कि इसको भी, एनबीएफसी को भी थोड़ा कवरेज दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस एज पर फंक्शंस ऑफ आरबीआई के। और जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इशुएंस ऑफ करेंसी का। इशुएंस ऑफ करेंसी से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22, याद रखिएगा। इस सेक्शन के ये सेक्शन एक्चुअली में डिफाइन करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सोल अथॉरिटी है भारत की, जो करेंसी नोट्स, और जिसको बैंक नोट्स कहते हैं, उसको पब्लिश कर सकती है, छाप सकती है। ये आरबीआई इकलौती इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है भारत में। और आरबीआई एक्ट के सेक्शन 222 में ये चीज डिफाइंड है कि आरबीआई करेंसी नोट्स को छाप सकता है। ठीक है, आपको पता होगा करेंसी नोट जो छपते हैं आरबीआई द्वारा, उसमें सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर होता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट छापता है, और जिसपे साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी। बैंकर टू गवर्नमेंट, ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, और ये डिफाइंड है सेक्शन 20 में। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई के पास प्रोविजन है कि वो ट्रांजैक्ट कर सके गवर्नमेंट बिजनेस से।
अब गवर्नमेंट आपको पता है दो तरह की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो आरबीआई क्या होता है, आरबीआई जब सेंट्रल गवर्नमेंट से ट्रांजैक्ट करता है बिजनेस का, गवर्नमेंट बिजनेस का, तो ये चीज डिफाइंड है सेक्शन 20 में। वेयर एज जब स्टेट गवर्नमेंट के साथ जब ट्रांजेक्शन करता है तो ये चीज डिफाइंड है सेक्शन 21A में। और आपको पता होगा आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो कि गवर्नमेंट को भी लोन देती है आवश्यकता पड़ने पर। तो ये सेक्शन उसी की बात करता है, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 21। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, बैंकर्स का बैंक है। ठीक है, ये चीज डिफाइंड है सेक्शन 17(2) एंड सेक्शन 17(3) में। इस इस सेक्शन के आधारित आरबीआई इस सेक्शन के आधारित बैंक्स जो हैं अप्रोच कर सकते हैं आरबीआई को फॉर रीडिस्काउंटिंग, रीफाइनेंस एक्सेट्रा। मतलब किसी तरह का फॉर एग्जांपल लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, रीफाइनेंस कर सकते हैं, जब एक्सपोर्ट के रीफाइनेंस की बात आती है तो वहां पे भी आरबीआई पूरी तरीके से इनको सपोर्ट करता है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं भारत। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और ये डिफाइंड है सेक्शन 21 एंड सेक्शन 3SA में। इसके आधारित आरबीआई फिक्स कर सकता है जितने भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं इंक्लूडिंग बैंक रेट्स, और अपार्ट फ्रॉम दैट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आपको पता होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है आरबीआई, और मनी सप्लाई बनी रहे कंट्री में, उसका बैलेंस बना रहे, उसको इंश्योर करता है, जिससे कि ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड प्राइस स्टेबिलिटी स्टेबल रहे। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आरबीआई ये डिफाइंड है सेक्शन 4SC में, और ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि ये डिफाइन करता है कि आरबीआई क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर्स कलेक्ट कर सकता है किसी भी बैंक से किसी भी बोरोवर की। ठीक है, और यहाँ पे दो चीजें हैं कि जो लोन्स सिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड इन द सेंस कि ऐसे लोन्स जिनके अगेंस्ट में प्रॉपर सिक्योरिटी जमा करी है बैंक। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 लाख का लोन दिया है। ठीक है, 1 लाख का लोन दिया है कार का, तो उसके अगेंस्ट में क्या करा है, एफडी एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है बैंक में। ठीक है, एफडी रखी हुई है, तो ये किस तरह का लोन हो गया, फुल्ली सिक्योर्ड लोन। तो ऐसे लोन अप टू 1 लाख जो कि सिक्योर्ड हैं, उस तरह के बोरोवर्स की क्रेडिट इंफॉर्मेशन, हर तरह की क्रेडिट इंफॉर्मेशन आरबीआई कभी भी कलेक्ट कर सकता है बैंकों से। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 लाख ऑन अनसिक्योर्ड बेसिस, मतलब के ऐसे लोन जो कि अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं जिनमें की सिक्योरिटी ठीक से नहीं ली जाती या सिक्योरिटी कभी कभी ली भी नहीं जाती। तो ऐसे लोन्स अप टू 5 लाख का आरबीआई इस तरह के बोरोवर्स का जिनको ये लोन दिया गया है अप टू 5 लाख, उनकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात कि आरबीआई कभी भी ये इंफॉर्मेशन अदर बैंक के साथ भी शेयर कर सकता है। यह डिफाइंड है सेक्शन 45D में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। देखिए, बहुत बार ये जरूरी होता है कि जैसे कोई बोरोवर है जो कि जिसने मान लीजिए 5 लाख का लोन लिया फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ इंडिया से, और उसने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, अब आरबीआई ने मान लीजिए इस बोरोवर की इंफॉर्मेशन ले रखी, उसको पता है कि ये मिस्टर एक्स जो है ये डिफॉल्टर है जिसने 5 लाख का लोन लिया। अब क्या होगा, अब ऐसा हो सकता है कि जो मिस्टर एक्स है वो दोबारा किसी दूसरे बैंक में जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो चले गए एसबीआई, तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आरबीआई की कि इस बोरोवर की इंफॉर्मेशन वो सभी बैंकों से जरूरत पड़ने पे शेयर करे, जिससे कि आगे आने वाले बैंक जिन पे वो इंडिविजुअल बोरोवर जो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुका है, जब वो फिर से लोन अप्लाई करे तो बैंकर्स को, दूसरे बैंकर्स को
और इसकी जानकारी हो और वो उसको लोन ना दे, ठीक है, वरना तो फिर से लॉस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आरबीआई की कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करे सभी बैंकर्स से जिससे कि फ्यूचर डिफॉल्ट्स रोके जा सके। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, अ, जो कि आरबीआई एक्ट में डिफाइंड है, जैसे सेक्शन 2 ही डिफाइन करता है बेसिकली शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो होता है जो कि सेक्शन 2 ई में इंक्लूडेड होते हैं, और जो भी बैंक सेक्शन 2 ई में इंक्लूडेड होते हैं उनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक और शेड्यूल्ड कॉमर्शियल, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 4। सेक्शन 4 डिफाइन करता है कैपिटल ऑफ द बैंक। यहाँ पे बैंक कौन है? आरबीआई। तो बैंक जो है, आरबीआई का जो कैपिटल है वो 5 करोड़ है, ठीक है, 5 करोड़। ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 4 में, याद रखिएगा। सेक्शन 6 कहता है कि आरबीआई अपना ऑफिसेस, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकता है, इंक्लूडिंग बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली एंड मद्रास, जो कि 4 हमारे मेन मेट्रो हैं, इनमें तो कर ही सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी ब्रांचेस कहीं भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्लेस में इस्टेब्लिश कर सकता है, और अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन देता है किसी पर्टिकुलर जगह में इस्टेब्लिश करने का, तो वहां भी कर सकता है। ये चीज डिफाइंड है सेक्शन 6 ऑफ आरबीआई एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 8 बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है ये सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन 8 क्या बोलता है कि कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स, इसका आरबीआई का। आरबीआई में भी एक बोर्ड होता है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उस बोर्ड मेंबर्स जनरली होते हैं सेंट्रल बोर्ड्स, ठीक है। तो ये सेक्शन 8 डिफाइन करता है कि जो सेंट्रल बोर्ड बनेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसमें कौन कौन डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर रहेंगे, और उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, ये डिफाइन करता है ये एक्ट। तो जैसे आपको पता है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होता है? एक गवर्नर होता है जो कि मेन अथॉरिटी होता है आरबीआई की, मेजर डिसीजंस वही लेता है। 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स। लोकल बोर्ड्स बेसिकली जो आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड्स हैं, 4 मेट्रोज में, वहां वहां से एक एक डायरेक्टर उठाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 डायरेक्टर्स नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। तो ये चीज डिफाइंड है आपके सेक्शन 8। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 17। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। रीजन क्या है कि ये सेक्शन डिफाइन करता है कि आरबीआई कौन से बिजनेस में डील करता है, किस तरह के बिजनेस में आरबीआई डील करता है। तो वो बिजनेस क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ओके, एनी अदर पर्सन इंस्टीट्यूशन, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज, रीडिस्काउंट बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स, ग्रांट लोन्स एक्सेट्रा। तो इतने तरह के जो बिजनेस है जिनमें आरबीआई ट्रांजैक्ट करता है, वो डिफाइंड है हमारा सेक्शन 17। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 18। सेक्शन 18 ये कहता है कि आरबीआई इमरजेंसी पड़ने पर बैंकों को लोन दे सकता है लिबरल टर्म्स में, मतलब कम दरों ऑफ इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट दरों पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को इमरजेंसी पड़ने पे लोन देता है आरबीआई। ये चीज डिफाइंड है सेक्शन 18। सेक्शन 24 क्या कहता है? Commercial banks have to maintain a stipulated portion of their demand and time liabilities। जैसे ही हम डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, तो वो होती है डेफिनेशन एसएलआर की। आपको पता होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो,
जो कि डिफाइंड है सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट। और आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम लिमिट है एसएलआर की वो 40%। 40% से ज्यादा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में एसएलआर नहीं हो सकता। तो ये डिफाइंड है हमारे सेक्शन 24। सेक्शन 24 एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो ये कहता है कि इट हैज पावर टू डिसकंटिन्यू और नॉन इश्यू ऑफ करेंसी नोट ऑफ एनी डिनोमिनेशन। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि 2 रुपए और 5 रुपए के नोट ऑलरेडी डिसकंटिन्यू कर चुका है आरबीआई विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन 24। तो ये सेक्शन 24 कहता है आरबीआई कभी भी किसी भी वक्त किसी भी नोट को, करेंसी बैंक नोट को डिसकंटिन्यू कर सकता है मार्केट से। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 26। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ये बोलता है कि बैंक नोट्स जो कि आरबीआई इशू करता है वो एक लीगल टेंडर है, जिसको लीगल टेंडर है विच इज बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जिसकी गारंटी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई हाँ ये जो बैंक नोट है ये चलेगा, इसके इसके बिहाफ पे क्या होगा, आप कमोडिटीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप सामान खरीद सकते हैं। तो ये तभी डिफाइंड हो पाता है, तभी ये चीज लागू होती है किसी कंट्री में जब वो करेंसी लीगल टेंडर हो। और ये डिफाइन करता है सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 27, जो ये बोलता है कि आरबीआई कभी भी री इशू कर सकता है किसी करेंसी में। ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि ऑलरेडी 500 का नोट चल रहा है मार्केट में, लेकिन 1000 का जो नोट है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो आरबीआई के पास अंडर सेक्शन 27 ये पावर है कि वो इस 1000 के नोट को री इशू कर सकता है। और बहुत बार क्या होता है कि कुछ नोट्स को डिसकंटिन्यू करा जाता है, उसके बहुत रीजंस होते हैं। कभी कभी बेस्ड ऑन सिक्योरिटी करा जाता है। आपको पता होगा जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ उस टाइम पे 1000 का नोट को कर दिया गया था, 500 के नोट को, पुराने नोट्स को कर दिया गया था। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है आरबीआई के लिए कि कभी भी इन फ्यूचर करेंसी नोट्स को री इशू करने की पावर है आरबीआई के पास। सेक्शन 28 ये बोलता है कि आरबीआई रूल्स फ्रेम कर सकता है रिफंड के। किस चीज के रिफंड के? म्यूटिलेटेड, सॉइल, इम्परफेक्ट, सड़े गले नोट। ठीक है, जो सड़े गले नोट होते हैं उनको, उनकी वैल्यू को रिफंड कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ गुड नोट्स। इन द फॉर्म ऑफ गुड नोट्स। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई सड़ा गला नोट है, आप सीधे आरबीआई में जाके उसको एक्सचेंज करके और अच्छा नोट ले सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर रूल्स फॉर्म करता है आरबीआई। और आपको बताऊंगा आरबीआई में भी ये, आप आरबीआई के किसी भी ऑफिस में जाके ये चीज कर सकते हैं। ठीक है। प्लस आप किसी भी बैंक में भी जाके आपके पास जो पुराने नोट्स हैं जो कट गए हैं, फट गए हैं, उनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये चीज डिफाइंड है सेक्शन 28। सेक्शन 28 ए बोलता है कि किसी भी समय आरबीआई इशू कर सकता है कोई स्पेशल बैंक नोट, स्पेशल 1 रुपी नोट इन सर्टेन केसेस। ठीक है, स्पेशल बैंक नोट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी का बर्थ एनिवर्सरी होता है, बहुत किसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का, तो उसके नाम का कभी कभी करेंसी कॉइन या करेंसी नोट प्रिंट होता है। आरबीआई प्रिंट करता है उसको। तो इसकी परमिशन, इसकी जो पावर है वो सेक्शन 28 ए में डिफाइन। सेक्शन 29 क्या बोलता है कि बैंक नोट जो होता है ना, जो आरबीआई इशू करता है, उस पे स्टैंप ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट की जरूरत नहीं है। उसको लीगल टेंडर, मैंने आपको क्या बोला, बैंक नोट लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर लीगल कब चीज होती है? जब उस पर स्टैंप लगे। ठीक है। लेकिन ये सेक्शन 29 आरबीआई एक्ट का ये बोलता है कि बैंक नोट जो कि आरबीआई ने एक बार प्रिंट कर दिया, उसके ऊपर आपको स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं है उसे लीगल टेंडर बुलाने की। आरबीआई ने प्रिंट कर दिया मतलब लीगल टेंडर।
सेक्शन 30, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है, उसके पास ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कभी भी पूरे बोर्ड को हटा सकती है, कभी भी गवर्नर को हटा सकती है, डिप्टी गवर्नर को हटा सकती है, ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये भी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 30 ऑफ आरबीआई एक्ट। सेक्शन 31 क्या बोलता है? प्रोहिबिट्स इशू ऑफ नोट्स पेएबल टू बियरर। मतलब no person in India other than RBI or central government shall draw, accept, make or issue any bill of exchange, hundi or promissory note for the payment of money payable to bearer on demand। ठीक है, कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको दे के आप कमोडिटीज का एक्सचेंज कर सको, वो कोई भी पर्सन इंडिया में अपने से नहीं बना सकता अदर देन आरबीआई और सेंट्रल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 33। ये सेक्शन बोलता है कि जो इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई का, ठीक है, इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई का, उसका जो एसेट्स हैं वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 200 करोड़ से लेस नहीं होने चाहिए। और इन एसेट में क्या क्या आता है? गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, यूरो एंड ऑल दैट। इन सबकी कंबाइंड वैल्यू किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 200 करोड़ से लेस नहीं होनी चाहिए, पहला। और दूसरी सब कंडीशन क्या है कि 200 करोड़ मान लीजिए है, लेकिन उन 200 करोड़ में गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन का वैल्यू किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 115 करोड़ रुपए से लेस नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत बार ये सेक्शन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, आईपीपीएस में तो 2 से 3 बार मैं ही जानता हूं कि ये पूछा गया। ठीक है, और यूपीएससी में भी ये सेक्शंस बहुत बार पूछा गया है डिटेल में, 115 करोड़ और 200 करोड़ के बारे में। तो ये सेक्शन अगर आपको पता है अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लें। सेक्शन 40 क्या बोलता है? सेक्शन 40 बोलता है कि आरबीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज। सेक्शन 42(1) 42(1) ये है कैश रिजर्व रेशियो। ये पता ही होगा आपको, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक जो कि सेक्शन 2E ऑफ आरबीआई एक्ट में डिफाइंड है, उसको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई में ऑन एन एवरेज डेली बेसिस। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो बैंक मेंटेन करते हैं आरबीआई के साथ, और ये डिफाइंड है सेक्शन 42(1). सेक्शन 42C, सेक्शन 42C ये बोलता है कि आरबीआई के पास ये पावर है कि किसी भी समय ऐड और डिलीट कर सकता है किसी भी बैंक का नाम इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। बहुत ही खतरनाक सेक्शन है ये, बहुत खतरनाक सेक्शन। मतलब अगर आरबीआई ने सोच लिया कि आज की डेट में मैं इस पर्टिकुलर बैंक को, कोई भी बैंक एक्स है, उसको मैं शेड्यूल्ड बैंक नहीं मानता ड्यू टू एनी रीजंस, हो सकता है उस बैंक ने कुछ ऐसा काम किया हो, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये डिफाइंड है कि आरबीआई उसका नाम 2E सेक्शन सेकंड शेड्यूल से हटा सकता है और वो बैंक फिर शेड्यूल्ड बैंक नहीं रहता। सेक्शन 43, सेक्शन 43 है प्रोविजन रिलेटेड टू नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, इसमें क्या है कि नो एनबीएफसी शैल कमेंस बिजनेस और कैरी ऑन बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हैविंग नेट ओन्ड फंड ऑफ ₹25 लाख। ठीक है, याद रखिएगा एनबीएफसी से रिलेटेड सेक्शन 43 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो सेक्शन 48 क्या बोलता है? सेक्शन 48 बोलता है कि आरबीआई सेक्शन 48 बोलता है कि आरबीआई को कभी भी इनकम टैक्स नहीं देना हो, किसी भी तरह का इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, एनी अदर टैक्स आरबीआई को नहीं देना हो।
उल्टा आरबीआई देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिविडेंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 49 बोलता है कि आरबीआई अनाउंस करेगा, पब्लिश करेगा बैंक रेट। सेक्शन 57 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बोलता है कि बैंक should not be placed under liquidation except by an order of central government and in such manner as it may be. अब जैसे आपको पता है कि कोई भी बैंक अगर लिक्विडेट करना, लिक्विडेट मतलब उस बैंक को बंद करना, किसी बैंक के अंदर मर्ज कर, ठीक है, उस बैंक पे ताला लगा देना, तो ये काम आरबीआई अपने से नहीं कर सकता। ये जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक आरबीआई किसी भी बैंक के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकता। तो ये कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 57 ऑफ आरबीआई। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश करी है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस को रखने की, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई एक्ट से रिलेटेड, वो आपको इन सेक्शंस को जब आप पढ़ के जाएं तो वो आप उसके आंसर्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, and please do subscribe our channel Banking Sutra and stay tuned to our channel for more information.